नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटीआई मैकेनिकल थ्योरी पर। देखिए यहाँ पर हम करा रहे हैं कंप्लीट आईटीआई थ्योरी। तो हमारा चैप्टर चल रहा है कटिंग टूल का, कटिंग टूल में, और हमारा टॉपिक रहेगा ड्रिल का। जहाँ पर हमने अपना पार्ट 1 छोड़ा था, वहीं से हम पार्ट 2 को शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं पार्ट 2 में जो भी कुछ इसका बचा हुआ है वो आज हम पार्ट 2 में ही क्लियर करने वाले हैं। चलिए, तो पार्ट 1 में हमने क्या किया है, आपको ड्रिल के जितने पार्ट है सारे पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। और अब जानेंगे इससे आगे आगे चलते हैं। देखिए, टेबल सैंक ड्रिल को ड्रिल चक से बाहर निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आंसर देंगे ड्रिल ड्रिप का। ये माइल्ड स्टील की बनी होती है। किसकी? ये माइल्ड स्टील की बनी होगी। और कठोर धातु के लिए हम अपने ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल 120 डिग्री से अधिक रखते हैं। डायमीटर, टूल का डायमीटर, टूल टाइप, मटेरियल के अनुसार हम अपने ड्रिल का स्पेसिफिकेशन देते हैं। इस टूल टाइप में हमारा आईएस नंबर रहेगा। और टूल टाइप कौन से होते हैं हमारे? एच, एन और एस, यानी कि हार्ड, नॉर्मल और सॉफ्ट। इनमें से कोई सा भी टूल टाइप हमें यहाँ पर देना पड़ेगा जब हम अपने ड्रिल को किसी दुकान पे उसको मांगेंगे या लेंगे। अब देखिए, ट्विस्ट ड्रिल मैंने क्या किया है, इसमें डायमीटर, टूल टाइप और मटेरियल। देखो इस तरह वो लिख देगा आपसे और पूछ लेगा कि ये एच एस क्या है, ये एच क्या है और ये क्या है। तो ट्विस्ट ड्रिल 10, इसने लिखा है कि ट्विस्ट ड्रिल 10। 10 का मतलब क्या है? ये डाया है। एच का मतलब है टूल टाइप। टूल टाइप कौन सा होता है आपका? एच एन एस। उसमें से एक दे दे कोई सा भी, तो एच एन एस एस में से ये क्या है आपका? एच है। आई एस 5101, ये क्या है आपका? आई एस नंबर है ये। और एच एस क्या होता है? टूल मटेरियल। तो डाया, टूल टाइप, आई एस नंबर, टूल मटेरियल। तो इसी के अनुसार हम अपने अपने ट्विस्ट ड्रिल का स्पेसिफिकेशन देते हैं। अब देखिए, अगर इसमें ये टूल टाइप ना दिया हो तो क्या होगा? अगर टूल टाइप नहीं दिया है तो वह नॉर्मल टाइप का होगा और जिसका पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है। अब देखते हैं ड्रिल का साइज के अनुसार वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। नंबर 1 है फ्रिक्शन ड्रिल, नंबर 2 है मीट्रिक ड्रिल, नंबर 3 है आपका नंबर ड्रिल। तो सबसे पहले देखेंगे हम फ्रिक्शन ड्रिल। फ्रिक्शन ड्रिल में ये हमारे 1/64 इंच से लेकर 2 इंच तक और 1/8 इंच से लेकर 4 इंच तक मिलते हैं। इसमें 1/64 इंच आपका छोटा रहेगा और 4 इंच आपका बड़ा रहेगा। फ्रिक्शन ड्रिल में सबसे छोटा साइज कौन सा होता है? 1/64 इंच का, और ये हमें इंचों मिलते हैं। नंबर 2 है आपका मीट्रिक ड्रिल। मीट्रिक ड्रिल में ये 1 mm का ही सबसे छोटा रहेगा इसमें, और 0.1, 0.5 और 1 mm से ये बढ़ते हुए हमें मिलते हैं। नंबर 3 आपका नंबर ड्रिल। नंबर ड्रिल में हमें ये एक नंबर और 80 नंबर मिलते हैं, यानी कि 1 से लेके 80 नंबर तक हमारे ये नंबर ड्रिल में मिलेंगे। इसमें एक नंबर जो है सबसे बड़ा रहेगा और 80 नंबर सबसे छोटा होता है। एक नंबर वाला 0.28 इंच इंचों में रहेगा और 5.79 जो mm में रहेगा, यानी कि 5.79 ये mm में होता है और 0.228 इंच में होता है। 80 नंबर में 0.135 इंच में और 0.34 mm में हमें ये मिलता है। इसके साइज बहुत जल्दी पूछता है वो, इसके साइज बहुत पूछता है। इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। नंबर ड्रिल कहां से कहां तक मिलते हैं? 1 से 80 तक। नंबर ड्रिल का बड़ा साइज कौन सा होता है? 1 नंबर का। छोटा साइज कौन सा होता है? 80 नंबर का। एमएम में क्या साइज होता है 1 नंबर का, और एमएम में क्या साइज होता है 80 का। इस तरह इंचों में क्या होता है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर ड्रिल 1/2 इंच से कम में मिलते हैं। नंबर 4 है आपका लेटर ड्रिल। लेटर ड्रिल में ये ए से लेकर जेड तक हमें मिलते हैं। ए छोटा होता है और जेड सबसे बड़ा होता है। ए में ये 0.234 इंच में मिलते हैं और एमएम में 5.943 mm ये होता है इसका एमएम में। और अगर जेड का साइज पूछ ले तो 0.413 इंच में मिलेंगे और 10.490 mm में हमें मिलते हैं। नंबर 5 आपका इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए, कोई सा भी अगर स्टैंडर्ड हमारा लग जाता है, स्टैंडर्ड BIS हो या ISO या कोई सा भी स्टैंडर्ड है, अगर वो लग जाता है तो हमारी चीजें कुछ बदल जाती हैं। उसको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड के अनुसार पूछ रहा है या नॉर्मली पूछ रहा है। जब स्टैंडर्ड पूछेगा तो उसका आंसर अलग रहेगा और जो नॉर्मली पूछेगा तो उसका आंसर अलग रहता है। अब हम बता रहे हैं यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। इंडियन स्टैंडर्ड में ये मीट्रिक साइज मिलते हैं और स्टेट रैंक में 0.2 से लेकर 40 mm तक मिलेंगे और टेपर सैंक में 3 mm से लेकर 100 mm तक मिलेंगे। देखो यहाँ पर कुछ चेंज हो गया है ना, 3 mm से लेकर 100 mm तक और 0.2 mm से लेकर 40 mm तक मिलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार।
चलिए अब देखते हैं इसमें आगे थोड़ा सा और। अब देखते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन की कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए नंबर एक आपका थ्रू होल ड्रिल। थ्रू होल ड्रिल में क्या होता है, तो में जब हम अपने ड्रिल को आर पार कर देते हैं उसे बोलते हैं थ्रू होल ड्रिलिंग। एक होता है ब्लाइंड होल ड्रिलिंग। ब्लाइंड होल में क्या होता है, अपने जॉब में जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसको आर पार ना करके उसको बीच में रोक देते हैं। यानी कि अगर 20 mm का कोई डाया है तो इसमें 10 mm होल करना है, तो ये होगा आपका ब्लाइंड होल ड्रिलिंग। नंबर 3 है आपका पायलट होल ड्रिलिंग। पायलट होल ड्रिलिंग में देखिए क्या होता है, सपोज करो जैसे कि मेरा यहाँ पर एक प्लेट है, जैसे कि ये इस प्लेट में मुझे यहाँ पर देखिए इस तरह एक ड्रिल मारना है। एक ड्रिल मारने में ये मेरा अगर 20 mm का मुझे होल करना है तो पहले 20 mm का ना मार के मैं इसका आधा आधा मारूंगा, जैसे कि 10 mm। तो पहले 10 mm का मारूंगा और फिर इसके बाद टोटल यानी जो 20 mm का है फिर 20 mm का ड्रिल इसमें मारूंगा। तो इसे बोलते हैं पायलट होल ड्रिलिंग। इसमें क्या होता है, जितना भी साइज है उसका पहले आधा मारा जाता है, उसके बाद उसको फुल किया जाता है। तो पहले छोटा ड्रिल इस्तेमाल करेंगे फिर उसका बड़ा ड्रिल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन छोटा ड्रिल कितना इस्तेमाल करेंगे, जो बड़ा ड्रिल है उसका आधा करेंगे। सपोज करो जैसे मैंने बताया कि 20 mm का है तो पहला हम इसमें 10 mm का अपना ड्रिल करेंगे। तो बड़े छिद्र बनाने के लिए हम पायलट होल ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके 3 लाभ क्या है देखिए। नंबर 1 है ड्रिल को सही लोकेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। नंबर 2 है बड़े साइज ड्रिल को सेंटर में लाने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। नंबर 3 है फीड प्रेशर को कम करने के लिए, फीड मतलब फीड प्रेशर को कम करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। तो ये तीनों है इसके लाभ पायलट होल ड्रिलिंग के। तीनों होल ड्रिलिंग मैंने आपको बता दिए हैं, थ्रू होल ड्रिलिंग, ब्लाइंड होल ड्रिलिंग और पायलट होल ड्रिलिंग। इसमें से आपसे कोई सा क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए आप देखते हैं इसमें आगे। आप देखते हैं कटिंग स्पीड को। ड्रिल से कार्य करते समय हमें अपने ड्रिल की कटिंग स्पीड क्या रखनी चाहिए, या हम इसको कैसे दर्शाते हैं। देखिए कटिंग स्पीड इसको हम परिधीय गति भी बोलते हैं। और 1 मिनट में ड्रिल जॉब के अंदर कटिंग करता हुआ जितना जाता है वह उसकी कटिंग स्पीड होती है। इसको हम मीटर प्रति मिनट में व्यक्त करते हैं, v से दर्शाते हैं। यानी कि v बराबर पाई डी एन बटे 1000 इसका सूत्र होता है। तो v बराबर क्या हुआ, हमारा कटिंग स्पीड होता है। ध्यान रखना है इसको, 1 मिनट में ड्रिल कटिंग करता हुआ जितना जॉब के अंदर जाता है वही हमारी कटिंग स्पीड होती है। कटिंग स्पीड को प्रभावित करने वाले कौन से कारण हैं या कौन से कारक हैं, या कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करती है। तो इसमें हमारा आंसर देंगे जॉब मटेरियल और टूल मटेरियल पर ही हमारी कटिंग स्पीड निर्भर करती है। टूल लाइफ को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन बनता है तो आंसर देंगे मिनट में। कैसे करेंगे, मिनट में। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ आपकी कटिंग स्पीड लिख दी है, वो कैसे कैसे लिखे हैं थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सबसे ऊपर मैंने लिखा है ज्यादा, ये कम। तो सबसे ज्यादा कौन सी है, 70 से 100, वो होती है एल्यूमिनियम के लिए। मीटर प्रति मिनट में मैंने आपको बता दिया है, इसमें व्यक्त करते हैं। तो एल्यूमिनियम के लिए सबसे ज्यादा है 70 से 100, और हार्ड स्टील यानी हार्ड धातु के लिए सबसे कम 5 से 8। तो ये दोनों में हम ऐसे याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा वाला ऊपर एल्यूमिनियम है, सबसे नीचे वाली हार्ड स्टील है, उसके लिए 5 से 8, इसके लिए 70 से 100। आगे चलिए थर्मोप्लास्टिक या स्टील, यहाँ पर केवल स्टील दिया है, हार्ड धातु नहीं दिया है। थर्मोप्लास्टिक या स्टील के लिए रखेंगे हम 20 से 30 मीटर प्रति मिनट, और कांसे के लिए 20 से 25 मीटर प्रति मिनट। देखो मैंने एक ही कॉलम में क्यों रखा है, यहाँ भी 20 से 30 आ रहा है, यहाँ पर 20 से 35 आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको एक कॉलम में रखा है। थर्मोप्लास्टिक 20 से 30 और कांसा 20 से 35। पीतल और तांबा ये मैंने एक कॉलम में रखा है, क्यों रखा है, देखो पीतल और तांबे को 35 से 50, 35 से 45, 35 से 50, 50 यानी कि थोड़ा ऊपर है, और तांबा यानी कि 45 नीचे है, तो इसलिए तांबे को मैंने नीचे रखा है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में बैठते समय हमें याद नहीं आता कि इसकी कटिंग स्पीड कितनी थी, भाई 35 से 45 थी या भाई 35 से 50 थी, क्या थी। तो थोड़ा सा उसको याद करने के लिए मैंने क्या किया है, देखो पीतल को मैंने ऊपर रखा है, तांबे को नीचे रखा है। पीतल तांबा इतना तो याद रहेगा कि यहाँ पर बोर्ड पर पीतल और तांबा लिखा हुआ था। और कटिंग स्पीड कितनी है, 35 से 50, 35 से 45, लेकिन पीतल ऊपर है इसलिए यहाँ पर 50 आएगा, और तांबा नीचे है तो ये थोड़ा कम हो जाएगा यानी कि 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी लॉजिक लगाना आएगा, हमें याद करने का तरीका है एक ये। तो पीतल के लिए 35 से 50 और तांबे के लिए 35 से 45 कटिंग स्पीड रखते हैं। सबसे ऊपर देखो ये सब तो हो गया। इसके बाद जाएगा आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन आपका वहां लिखा है, मैंने सबसे साइड में लिख दिया कास्ट आयरन, एक साइड में कितना है 25 से 40 मीटर प्रति मिनट। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं। अब देखिए कैसे मैंने कैसे आपको लिखा है, देखिए आप कितने आसानी से आपके याद हो सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ऊपर लिखा है एल्यूमिनियम 70 से 100,
नीचे क्या लिखा है अपना हार्ड स्टील, कितना लिखा मैंने 5 से 8, कंफर्म ऊपर नीचे हो गया, ये ज्यादा है ये कम हो गया। वहां पर क्या लिखा मैंने कास्ट आयरन कितना बताया 25 से 40 बताया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पीतल और तांबा रखा, लेकिन पीतल क्या है आपका 35 से 50 है, क्योंकि 50 वाला है, 50 वाला ऊपर रखा है और 45 वाला नीचे रखा है। नीचे क्या है आपका तांबा है, तो 35 से 45 आपका तांबा हो गया। और यहाँ 20 में क्या है 20 से 30 है और 20 से आपका 35 है। थोड़ा इस तरह हम याद कर लेंगे तो ये थोड़ा सा हमारे दिमाग में छप जाएगा और हमेशा के लिए हमारे ये याद रहने वाला है। चलिए आप देखेंगे कटिंग स्पीड आपकी हो गई है। अब देखते हैं इसकी फीड यानी कटिंग फीड। एक चक्कर में, यहां पर क्या है एक चक्कर में डिल जितना घूमता हुआ आगे जाता है वही हमारी डिल की कटिंग फीड होती है, ठीक है। आया समझ में? एक चक्कर में डिल जितना काटता हुआ डिल के अंदर जाएगा, यहां पर एक चक्कर आ रहा है, वहां पर 1 मिनट था, वह ये ध्यान रखना है। एक चक्कर में डिल कटिंग करता हुआ जितना जॉब के अंदर जाता है वो मेरे डिल की फीड होती है। इसको हम एमएम प्रति चक्कर में व्यक्त करते हैं और प्रदर्शित कैसे करेंगे 100 ऑफ मिलीमीटर से, यानी कि 1/100 से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। इसको अगर हम काटेंगे तो आएगा 0.01 एमएम प्रति चक्कर। फीड अगर ज्यादा है तो रफ होल बनेगा, देखो फीड अगर ज्यादा है तो भी रफ होल बनेगा, और अगर हमारे डिल के कटिंग पॉइंट शार्प नहीं है, तेज नहीं है, तो भी आपका रफ होल ही बनता है। फीड दर का चयन हम कैसे करेंगे, हमें कैसे मालूम होगा कि हम अपने डिल की जो फीड है वो कितनी रखें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए डिलिंग धातु पर जिस जॉब में हमें डिलिंग करना हमें मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी धातु है। फिनिश रिक्वायर्ड, कैसी हमें फिनिश रिक्वायर्ड चाहिए, और डिल का प्रकार या डिल धातु, इन तीनों पर ही हमारी फीड दर निर्भर करती है। और अगर इससे अलग भी कुछ फैक्टर हैं, वो क्या है मशीन दृढ़ता। अगर हमारी मशीन हिल रही है ऐसे, ये सब चीज तो ठीक है, मशीन हिल रही है तो क्या होगा, फीड जब भी जाए चलाएंगे नहीं चलाएंगे। तो मशीन दृढ़ता और डिल पकड़ने की विधि, डिल कैसे पकड़ा हुआ है भाई, डिल जो हमने लगाया है वो बिल्कुल यानी टाइट है या नहीं है वो कैसे मालूम होगा, तो उस पर भी हमारी फीड दर निर्भर करेगी, मशीन दृढ़ता और डिल पकड़ने की विधि पर। जब कभी भी हम अपने डिल चक में डिल को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, डिल को पकड़ने के लिए देखो ये मेरा डिल चक है, अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा तो क्या करूंगा, इसको टाइट करने के लिए क्या करते हैं, नीचे हमेशा लकड़ी का कोई भी एक गुटका रख लेते हैं, उसको ऐसे लगा के इसको फोर्स देंगे नीचे, फीड देंगे तो हमारा जो डिल है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो हमेशा डिल के नीचे लकड़ी का कोई गुटका रख लेना चाहिए उसको टाइट करने के। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर इसको निकालना है, अब निकालते समय क्या क्या करेंगे हम, इसकी कीसा में जो निकाल रहे हैं, निकालते समय क्या हो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरेगा तो जो हमारे डिल का पॉइंट है वो खराब हो जाएगा। तो इसको गिरने से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, नीचे एक लकड़ी का पट्टा लगा लेंगे, उसको नीचे सीधा सीधा नहीं गिरना चाहिए, किसी भी मटेरियल पर नहीं गिरना चाहिए, अगर लकड़ी पर गिरेगा तो उसका हमारे डिल का पॉइंट बिल्कुल सही रहेगा। तो ये जनरल बातें हैं जो हमें नॉर्मली याद होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका। चलिए अब देख लेते हैं इसमें आगे। फीड ज्यादा है तो क्या होगा, देखिए अगर हमारी फीड ज्यादा है तो कटिंग एज टूट सकती है और डिल भी टूट सकता है, अगर फीड ज्यादा है तो। अगर फीड कम है फिर भी, फीड ज्यादा है तो ये वाले कारण बन रहे हैं, लेकिन फीड कम है फिर भी क्या हमारे पास नहीं आ रही जॉब में, देखिए फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही है, टूल पॉइंट घिस जा रहा है और डिल चैटिंग कर रहा है। फीड कम है फिर भी ये तीनों कारण है, तो फिर क्या कमी है, इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर देंगे हम, कटिंग एज शार्प नहीं होगी तब ऐसा होता है, और कटिंग फ्लूइड सही प्रकार का हम यूज नहीं कर रहे हैं। कटिंग फ्लूइड का मतलब होता है जो हम कूलेंट यूज कर रहे हैं वो सही प्रकार का हम यूज नहीं कर रहे हैं, मटेरियल के अनुसार ही हम अपने कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये परेशानियां आ रही हैं। डिल व्यास के अनुसार हम क्या क्या फीड रखते हैं, देखिए 1 mm से लेकर 2.5 mm के लिए 40 माइक्रोन से 60 माइक्रोन, 2.5 यानी 2.6 से 4.5, अगर एमएम का हमारा कोई डिल का व्यास है उसके लिए 50 माइक्रोन से 100 माइक्रोन रखेंगे, 4.6 से 6 एमएम के लिए 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन, और 6.1 से लेकर अगर 9 एमएम का हमारे डिल का व्यास है तो उसके लिए 0.1 से लेकर 0.2 यानी कि 100 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक की हम फीड रखते हैं। एक होता है आपका आरपीएम, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए किस आरपीएम पे हम अपने डिल को चला रहे हैं वो भी हमें निकालना पड़ता है मटेरियल के अनुसार। तो आरपीएम कैसे निकालते हैं, एन बराबर वी इंटू 1000 बटे डी इंटू पाई, ये इसका सूत्र है। एन क्या है, हमने आरपीएम निकालेंगे, वी मैंने बताया आपको कटिंग स्पीड होती है, 1000 इसमें सूत्र में है, डी डाया है, और पाई का मान हम इसमें रख लेते हैं। अगर, और अब देखिए
अगर डिल व्यास बड़ा है तो उसके लिए आरपीएम कम रखे जाते हैं, अगर डिल व्यास आपका छोटा है तो उसके लिए आरपीएम रखे जाते हैं। और जो आरपीएम हमारे निकल के आते हैं, हमने सूत्र के अनुसार निकल के आए हैं, तो उसकी न्यूनतम सीमा तक ही हम अपने आरपीएम रखेंगे। अगर 398 निकल के आ गया है तो आरपीएम कितना रखेंगे, मैक्सिमम 400 रख सकते हैं। अगर 402 आ गया तो आरपीएम कितना रखेंगे, 400 रखेंगे। यानी न्यूनतम सीमा तक, न्यूनतम बोले तो उसके बिल्कुल पास, जितना भी निकल का आया करीबन उसके पास ही हम अपने आरपीएम को सेट करते हैं। तो ये आपकी फीड और आरपीएम कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे ड्रिलिंग से किस धातु को काटते समय कौन सा कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। देखिए नंबर 1 पर देखिए, ये सारी ऊपर मेरी धातुएं हैं। नंबर 1 है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को ड्रिलिंग करते समय सूखा या संपीड़ित वायु से ठंडा करते हैं, तो ये इसके कूलेंट है कास्ट आयरन के लिए। एल्यूमिनियम और इसके एलॉय के लिए मिट्टी का तेल या सूखा इसको ड्रिलिंग करते हैं। पीतल, ब्रोंज, कांसा, इन तीनों के लिए इसको सूखा ड्रिलिंग करेंगे या सोल्यूबल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 पे आपका हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या रोट आयरन। अगर इनको ड्रिलिंग करना है तो इसके लिए सोल्यूबल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे या लार्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इस लार्ड ऑयल को ही बोलते हैं हम इंग्लिश में सल्फ्यूरिस्ड ऑयल। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिस्ड ऑयल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एक है आपका चिल्ड कास्ट आयरन और तांबा। अगर इन दोनों को हमें ड्रिलिंग करना है तो उस समय हम सोल्यूबल ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा ड्रिलिंग करते समय किस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, किस कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर रहेगा आपका सोल्यूबल ऑयल का। तो ये है आपके ड्रिलिंग के लिए कूलेंट। इनको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन इसमें से तो आपका बनता है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कास्ट आयरन के लिए पूछ लेगा सूखा, बहुत जगह आता है ये क्वेश्चन। तो कास्ट आयरन को ड्रिलिंग करते समय किस कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, सूखा। सबसे ज्यादा आंसर ये लगाते हैं, सूखा ही आता है। तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। इसको देख लेंगे तो एक बार ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम संबंधित ड्रिल से क्या क्या पॉइंट बनते हैं वो देख लीजिए एक बार। कटिंग फ्लूइड्स के क्या लाभ है, ये क्वेश्चन दे दिया कि कटिंग फ्लूइड्स के क्या लाभ है, तो क्या क्या आंसर रहेंगे। अच्छी फिनिशिंग सतह प्राप्त होती है इससे, हाई कटिंग स्पीड इससे हम ले सकते हैं, और टूल लाइफ बढ़ती है कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करने से। यानी जब अगर हम कूलेंट इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें लाभ मिलेंगे। आगे देखिए, ड्रिल करते समय स्पंडल केन से अगर बाहर चले, तो सेंटर से अगर बाहर चल रहा है स्पंडल, तो क्या होगा, बड़े आकार का होल बनेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो रनआउट एरर है, तो रनआउट का क्या मतलब है, रनआउट का मतलब ऐसे, अगर रनआउट कर रहा है तो क्या होगा, बड़े माप का छिद्र बनेगा। छिद्र मतलब क्या है, होल, यानी कि छिद्र वो बड़े आकार का ही बनेगा। बड़े साइज का ड्रिल जॉब में शीघ्र करें तो क्या होगा, समझ में आया कि बड़े साइज का ड्रिल जॉब में शीघ्र यानी कि जल्दी करें तो क्या होगा, ड्रिल टूट जाएगा। आगे देखिए, ड्रिल को दोबारा तेज करने की आवश्यकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ड्रिल को दोबारा तेज करने की आवश्यकता है। देखिए, जब कटिंग प्रेशर अधिक लगेगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें अपने ड्रिल को, जो हमारे कटिंग लिप्स हैं, उनको तेज करने की आवश्यकता है। ड्रिल खराब है, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि हमारा ड्रिल खराब हो रहा है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए, ड्रिल व कटिंग पॉइंट गर्म हो जाएगा। क्या, अगर हम किसी जॉब में ड्रिल कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा ड्रिल व कटिंग पॉइंट गर्म हो जाएगा और कटिंग करने के लिए अधिक दबाव देना पड़ेगा। तो भी हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे ड्रिल की जो पॉइंट है वो खराब हो चुके हैं। और ड्रिल पॉइंट पर कटिंग एज मंद पड़ जाना, जो हमारे कटिंग एज है उसकी जो पॉइंट होते हैं, जो शार्पनेस है वो मंद पड़ गई है, इसीलिए क्या है, वो गर्म हो रहा है। इसलिए तो गर्म होगा, ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो ये सारे पॉइंट हैं जब हमारा ड्रिल खराब होता है। ड्रिल किए गए होल को फिनिश करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रीमर का इस्तेमाल करेंगे। और ड्रिलिंग करते समय जब चिप्स बनते हैं उनको हटाने के लिए हम क्लीनिंग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। वो 3-3 पॉइंट दे देगा, 4 में दे देगा ये सभी, तो आंसर लगाएंगे ये सभी। इसमें भी 3 दे दिए हैं, 4 में लगा देगा ये सभी लाभ है, हाँ ये सभी लाभ है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसके पॉइंट। आगे देखिए, इसका कारण बताना है। देखिए कि ड्रिल मटेरियल में सही सेंटर पर सेट नहीं हो रहा है, तो इसका कारण बताइए वो क्यों नहीं हो रहा है। तो आंसर रहेगा डेड सेंटर मोटा है, इसलिए वो सेंटर पर सेट नहीं हो रहा है। ड्रिल का लैंड घिस गया है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, ड्रिल का व्यास कम बनेगा। जनरल पर्पस के लिए टेप ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं, तो इसका आंसर देंगे मेजर डायमीटर में से पिच को घटा देंगे, तब हम इसको निकाल सकते हैं।
टेप ड्रिल साइज को निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? इसका आंसर देंगे ताकि टेपिंग करते समय पर्याप्त धातु बची रहे, इसलिए हमें टेप ड्रिल साइज निकालने की आवश्यकता पड़ती है। 1/4 इंच BSW टेप के लिए टेप साइज ड्रिल निकालो। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर दे देंगे हम 3/16 इंच। तो इसका आंसर रहेगा 3/16 इंच हमारा टेप साइज ड्रिल रहेगा। ड्रिल मशीन का कौन सा भाग ऑपरेटर को बचाता है? ये क्वेश्चन देगा तो आंसर रहेगा बेल्ट गार्ड। गार्ड बचाता है। कौन सा? बेल्ट गार्ड बचाता है। ड्रिल होल को फिनिश करने के लिए मैंने बताया कि क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, मैंने बताया भी रीमर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौन से रीमर का इस्तेमाल करेंगे? हैंड रीमर का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके क्वेश्चन सारे बन गए हैं। और देखिए, जब ड्रिल पूरा होने वाला हो तो हम क्या करते हैं, अपनी फीड को कम कर देते हैं या उसको थोड़ा रोक देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो ड्रिल है वो टूटेगा नहीं और बिल्कुल हमारा जो होल है बिल्कुल सही से बनेगा। और जब हम अपने ड्रिल को ड्रिल चक में पकड़ते समय हमें क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले हम क्या चेक करें? ये चेक करें कि हमारा जो ड्रिल है वो सेंटर में घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए। और अगर हम ड्रिल को चलाते समय ज्यादा फीड दे रहे हैं तो हमारे ड्रिल के कटिंग पॉइंट यानी जो कटिंग एज होती है वो खराब हो जाती है। तो ये हमारे सारे पॉइंट बन जाते हैं। इसमें जितने पॉइंट है वो सारे क्वेश्चन ही बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं कि जर्नल पर्पस के लिए टेप ड्रिल साइज कैसे निकालें। ये इसका आंसर है। आपको क्वेश्चन में ये आंसर मिलेगा रखा हुआ, ये रहेगा, 3 दूसरे रहेंगे। तो मैं जो आंसर है सिर्फ वही बता रहा हूं आपको, जो इसके आंसर हैं वही वही आपको मैंने बताए हैं। तो यार एक बार इसको देख लेंगे तो ये सारे आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 क्वेश्चन आपके इसी इसमें आपके तैयार हो गए हैं। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि ड्रिल होल को फिनिश करने के लिए बताइए कौन से रीमर का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर देंगे हैंड रीमर का। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इस क्लास के इस वीडियो के ये लास्ट पॉइंट है, इन्हें और देख लीजिए बस। देखिए, सेंसिटिव ड्रिल मशीन में कितने साइज तक का हम ड्रिल लगा सकते हैं? तो आंसर देंगे हम 12.5 mm का। हार्ड धातु के लिए हम कौन से ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं? कार्बाइड की बिट लगी ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। काटने के दौरान काटने का किनारा सामग्री पर गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर देंगे कटिंग स्पीड कहते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो आंसर देंगे कटिंग स्पीड, फीड और कूलेंट। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में बन जाता है भाई। ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं कि ड्रिलिंग ऑपरेशन को प्रभावित कौन से तीन कारक करते हैं? कटिंग स्पीड, फीड और कूलेंट। आर्बर का वह भाग जो स्पंडल में लगा रहता है। मैंने आपको बताया है कि जो ड्रिल चक है, ड्रिल चक आर्बर में लगा रहता है। तो ये उससे संबंधित ही पूछ रहा है कि आर्बर का वह भाग जो स्पंडल में लगा रहता है वो कौन सा भाग है? आंसर देंगे मोस्ट टेपर वाला भाग। अब वो बोलेगा कि आर्बर का वह भाग जो चक में लगा रहता है। स्पंडल ना देके स्पंडल भी दे सकता है और चक भी दे सकता है। अब वो बोल रहा है कि चक में लगा रहता है, तो भी आंसर मोस्ट टेपर ही रहेगा। फीड रेट अच्छी हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कटिंग एज शार्प होनी चाहिए आपने हमारे ड्रिल की, और कटिंग फ्लूइड का चयन सही से करना चाहिए। यानी कि जिस मेटल को हम काट रहे हैं उसके अनुसार ही हमें अपना कूलेंट इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारे आपके पॉइंट हैं इसमें। और अब तक जो भी मैंने आपको बताया है कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको करा दी है। मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला है ड्रिल से संबंधित। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो ये आपका टॉपिक 100% पक्का हो जाएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे हम इससे अगली वीडियो में, जो आपके ड्रिल के अन्य प्रकार रह रहे हैं, जो आकृति के अनुसार हमारे ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं वो सब बताएंगे एक अगली क्लास में। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।